ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग HTML के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को करके आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से HTML में हम कोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन सेशन आपको बताया था कि HTML के लिए आपको यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। VS कोड के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और HTML का क्या सब सिंटैक्स है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं किए थे, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन सेशन दिया था। आई होप कि लास्ट क्लास में जो कुछ बताया था आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, लास्ट क्लास में ऑल क्लियर था, समझ में आया था अच्छी तरीके से। तो आज भी हम HTML के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले HTML क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे पार्ट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, HTML है क्या। अगर लास्ट क्लास में अगर आपने अटेंड किया था तो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी HTML में जितने भी टर्म है, H फॉर हाइपर टेक्स्ट हो गया, फिर मार्कअप लैंग्वेज हो गया। मैंने वहां पे ये भी एक्सप्लेन किया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, काफी डिटेल में मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब मैंने सिंपल बताया था कि किसी भी एक ऐसा टेक्स्ट हो जिसमें हम कुछ बैकएंड में कुछ लिंक अगर हम रखते हैं तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, राइट। जैसे अगर कोई भी आप एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप किसी और पेज से कनेक्ट हो जाते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो एक हाइपर टेक्स्ट होता है। और मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसको रन करने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर यानी एडिशनल कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप जो कुछ भी जो सिंटेक्स है उसको जस्ट आपको फॉलो करना है और वो फॉलो करने के बाद जो कुछ भी आउटपुट है आपके डायरेक्टली ब्राउजर पे आपको देखने को मिलता है और इसको हम मार्कअप लैंग्वेज हम कहते हैं। तो HTML का मतलब क्या हो गया, HTML सिंपली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसके बैकएंड में कुछ लिंक होता है, उसी को हम हाइपर टेक्स्ट हम यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि HTML का एक्चुअल जो यूज है, मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका यूज क्या है, फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, जिसके बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हो तो वो एक सिंगल एक पेज का नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल पेजेस होते हैं और सभी पेजेस को आप मिला देते हो तो एक वेबसाइट बनता है। तो यहाँ पे आप HTML का यूज आप क्यों करते हो, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज तो है, बट इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से इसका यूज करते हैं, तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए यानी एक सिंगल एक पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज हम करते हैं। राइट, क्लियर होगा, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर देते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि HTML आपके कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक ढांचा क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश में करूं कि जैसे कि आप कोई भी आप जैसे कि एक घर बनाया जाता है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या किस चीज की जरूरत है, प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या चीज यूज करेंगे। यस, सभी लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ आंसर जरूर आप चैट बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं। घर बनाने से पहले आप सबसे पहले तो एक पेपर आप लेते हैं, वाइट पेपर लेते हैं और सबसे पहले आप एक डिजाइन आप बनाते हैं कि मुझे बेडरूम कहाँ पे बनाना है या पूजा घर कहाँ पे बनाना है, किचन कहाँ पे होगा। एक आप जस्ट एक पेपर में ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं कि होता है ना आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का क्या काम होता है, वो पूरे घर का डिजाइन बना के आपको देता है, जस्ट पेपर पे आपका घर रेडी करके वो आपको दे देते हैं। उसके बाद अब घर जहां पे बनेगा, जो जमीन है, राइट, जहां पे आप घर बनाने वाले हैं, वहां पे पिलर्स दिए जाते हैं, उसका ढांचा क्रिएट किया जाता है। सेम उसी तरीके से HTML से आप जस्ट एक वेब पेज का ढांचा क्रिएट करते हैं। बेसिक पार्ट जो होगा वेबसाइट का, जो ढांचा होगा, वो आप HTML से आपको बनाना होता है, राइट। तो ये चीज समझ में आया तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन मुझे जरूर दें, राइट। ठीक है, तो HTML से हम किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिजाइन हम करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इसके अंदर में बहुत सी अलग अलग सीरीज के आपको एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे टैग्स होंगे, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपको काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या सब चीजें हो सकता है। प्लस इसमें HTML जो एलिमेंट के अंदर में आप जो कुछ भी ब्राउजर पे कंटेंट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमेजन का एग्जांपल आपको देके लाइव चीजों को बताया था कि अमेजन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बटन किस तरीके से बनाया हुआ था, वहाँ पे
आप वीडियोस भी आप प्ले करवा सकते हैं, ऑडियो भी प्ले करवा सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आप किस तरीके से किसी भी ब्राउजर पे रेंडर करते हैं, उसके लिए हम HTML का हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। राइट, क्लियर है? तो प्लीज कंफर्मेशन दे। यानी किसी भी वेबसाइट को आप किसी भी ब्राउजर पे ओपन करते हो, ब्राउजर मतलब क्या होता है, ब्राउजर का मतलब क्या, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ओपेरा मिनी यूज करते हैं, तो ये सभी ब्राउजर है। उस ब्राउजर पे आप अपना कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम HTML का यूज हम करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से चीजों को बताने की कोशिश में कर रहा हूं, क्या कि फादर ऑफ HTML यानी HTML को किन्होंने बनाया था, उनका जस्ट मैं नाम यहाँ पे डाल दिया हूं। उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। इन्होंने जो है HTML को बनाया था, और इसलिए इनको फादर ऑफ HTML भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि HTML के बहुत अलग अलग वर्जन होते हैं। ठीक है, HTML का वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, और अभी जो चल रहा है अपडेटेड, वो है HTML5 का लेटेस्ट वर्जन जो है, और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस हम करेंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको HTML के बारे में अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो कैसे बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकली चीजों को बताया था, लेकिन आपको एक वेबसाइट का एक रेफरेंस लेते हुए चीजों को समझाया था। जस्ट उसी चीजों को आज मैंने एक जस्ट आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको कर दिया, ताकि आपको चीजों को एक्सप्लेन करना आसान हो किसी भी इंटरव्यू में। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बार मैं आपको रिपीट करते हुए आपको बता दूं, HTML का मतलब क्या हुआ कि HTML एक इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका यूज क्या है, HTML के हेल्प से आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और HTML के हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक ढांचा आप बना सकते हैं। और इसके अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस हम करेंगे थोड़ी देर में। और HTML जो है एलिमेंट, आप अगर आप यूज आप करते हैं, तो ये ब्राउजर को बताता है कि आप कौन से कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहां पे एक इमेज आपको दिखाना हो, तो इमेज आपको कहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाना है, राइट हैंड साइड में दिखाना है, टॉप पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है, तो कहाँ पे दिखाना है और किस तरीके से दिखाना है, वो कौन बताएगा ब्राउजर को। यानी ब्राउजर मतलब आपका जो ब्राउजर आप यूज करते हैं, उसको कौन बताएगा, HTML एलिमेंट्स का ये काम होता है। राइट, तो HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को ये बताता है कि कौन सा कंटेंट किस तरीके से फाइनल यूजर को दिखाना है, उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं। टिम बर्नर ली ये HTML का मतलब फाउंडर थे, और जस्ट मैंने उसका नाम यहाँ पे डाल दिया है। और लेटेस्ट वर्जन जो हम लोग सीखेंगे, HTML5 का वर्जन सीखेंगे। यहाँ पे जितने भी टर्म मैंने लिखा है, सभी जो पॉइंट है 100% सभी लोगों को समझ में आया है, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। प्लीज आइडल ना बैठे, रिस्पॉन्ड जरूर करते रहिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो जस्ट मैंने आपको HTML के बारे में आपको जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या बताएंगे, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ HTML अगर आप सीखते हैं तो HTML का क्या क्या फीचर्स हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही ये इजी है और बहुत ही आसान है लर्न करना। अगर आपको जस्ट कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, आप कीबोर्ड समझते हो, आप थोड़ा बहुत टाइपिंग आप समझते हो, तो HTML सीखना बहुत भी इजी है। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आप जो कुछ भी आप लिखेंगे ना, उसका एक मीनिंग है, और देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा इससे ये होगा। यानी आप जो लैंग्वेज आप समझते हैं, उस लैंग्वेज को के अकॉर्डिंगली चीजों को बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि कम्प्लेक्स होगा, जैसे हम जावा की बात करते हैं या .NET की बात करते हैं, वहां पे कितना कोडिंग जो होगा वो बहुत ही कम्प्लेक्स कोडिंग होते जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चीजों को लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमने ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे हम कोडिंग पे आएंगे तो वो चीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सेकंड, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है हमारे पास में क्या, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी डिवाइस के पे आप कोई भी आपका बेसिक ब्राउजर है उस पर आप रन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक HTML से एक सिंपल सा एक पेज क्रिएट किया, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा एक पेज आपको रन करके आपको दिखाया था कि किस तरीके से HTML में हम कोडिंग करेंगे, उसको किस तरीके से हम रन करेंगे। वहां पे सेम प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप मैक यूज करते हो या आप विंडोज यूज करते हो, उबंटू यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हो, बशर्ते कि उस सिस्टम में ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग समझते हैं। आप इंटरनेट पे, आप कुछ भी, आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कुछ भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो ब्राउजर ही ओपन करते हो आप, राइट? तो गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, आप ओपेरा मिनी यूज कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो एटलीस्ट किसी भी सिस्टम में इंटरनेट और एचटीएमएल को रन करने के लिए फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि कोई इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्राउजर है, रन होगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन होगा, बशर्ते कि उसमें वेब ब्राउजर होना चाहिए। वेब ब्राउजर है वो आराम से वो रन करके आपको दिखाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इमेजेस हुआ, वीडियोस हुआ, ऑडियो हुआ, ये सब कुछ आप एचटीएमएल के हेल्प से किसी भी वेब पेज पे उसको आप इमेजेस को, वीडियो को, ऑडियो को आप वहां पे रख सकते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब आप देखते हैं, बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब अच्छी तरीके से आप जानते हैं, उसका यूज आप करते होंगे। तो यूट्यूब पे आप क्या है, आप क्या आप देखते हैं? यूट्यूब पे मोस्टली सभी वीडियोज ही है, एम आई राइट? वीडियोज एंड ऑडियो वहां पे डाला गया है। तो वहां पे किस तरीके से वीडियो डाला गया है वहां पे, वो भी चीज हम लोग एचटीएमएल के अंदर हम सीखेंगे कि एचटीएमएल के हेल्प से आपने आपका खुद का जो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि एक पेज बनाऊं और वहां पे मैं वीडियो को रख दूं, आप चाहते हैं कुछ इमेजेस वहां पे रख दूं, या आप कुछ ऑडियो भी आप रखना चाहते हैं, तो कैसे रख सकते हैं? वो सब कुछ हम एचटीएमएल के हेल्प से डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी टेक्स्ट के बैकएंड में अगर एक लिंकिंग किया गया कि वो किसी दूसरे पेज से लिंक हो जाए, जैसे होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि गूगल पे आप यूज करते होंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए, अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे, अगर मान लीजिए कि क्यूआर कोड स्कैन करते हैं आप लोग, राइट? अगर आप कुछ पे करना होता है, कुछ लिंक आता है, उस लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वो किसी और पेज से कनेक्ट होता है, तो इसी को हम हाइपर टेक्स्ट हम कहते हैं। यानी एक टेक्स्ट के बैकएंड में कुछ लिंक होता है, उसी को हम हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं। और ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या? कि हमें कोई भी एडिशनल कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एचटीएमएल के फॉर्मेट को, सिंटैक्स को फॉलो कीजिए और डायरेक्टली वो ब्राउजर पे रन होगा और आउटपुट आपको देखने को आसानी से मिलता है। इसके बाद एचटीएमएल जो है केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग अगर जानते होंगे, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, या जावा या डॉट नेट, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो चीज स्मॉल में लिखना है कंपलसरी तौर पे आपको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखना होगा, कैपिटल अगर दिया है तो कैपिटल में ही लिखना होगा, यानी उसका जो रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट एचटीएमएल को मैंने आपको इसलिए कहा कि ये आसान है, आपकी मर्जी, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, आप दोनों में ही मिक्स लिख सकते हैं, आउटपुट आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि HTML इज अ केस इनसेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं है। बाकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, वो सब केस सेंसिटिव है। अगर वहां पे जो भी चीजें जिस तरीके से लिखना था, अगर आपने अपर केस को लोअर केस कर दिया, लोअर केस को अपर केस कर दिया, वो आपको आउटपुट नहीं देगा, एरर दिखाएगा। बट HTML में आप किसी भी लैंग्वेज में, या मीन्स किसी भी लैंग्वेज नहीं, किसी भी आप अल्फाबेट में आप अपर केस हो या लोअर केस हो, उसमें चीजों को आप कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि ये जो स्लाइड आपके सामने में है, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया 100% समझ में आया। तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें यहाँ तक कि फीचर्स ऑफ HTML के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, और वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है। जब कल मैं सेशन दे रहा था, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये डॉक टाइप क्या होता है, या उसके अंदर में बहुत सारे मेटा टैग था, उसके बारे में क्या सब चीजें हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिलहाल ये चीजें बताने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करूंगा, और फिर और एक लाइव एक किसी वेबसाइट को लेते हुए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, wipro.com। इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज वह कंफर्मेशन दीजिएगा। ऐसा ना हो कि स्क्रीन नहीं दिख रहा हो और मैं चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया हूँ। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज कंफर्म करें यहाँ तक। विप्रो का वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे इस स्क्रीन पे, ठीक है। और ये जो है विप्रो का वेबसाइट, मैंने आपको इसलिए दिखाया है, किसी कोई भी एग्जांपल मैं ले सकता था, जस्ट मैंने यहाँ पे विप्रो का कोई भी रैंडमली मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया।
ठीक है, ये भी एक आईटी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आपको इस कंपनी में जॉब लगता है तो समझिए कि आपका लाइफ सेट है। ठीक है, तो wipro.com, अगर आप इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन देखेंगे, जो भी चीजें इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। और डेफिनेटली यहाँ पे HTML यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म भी बनाया गया है। फॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वर्क ईमेल वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मांग रहा है। ऊपर में आप यहाँ पे कंपनी का लोगो आप देख पाएंगे विप्रो का, यहाँ पे सर्विसेज है, इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे अलग अलग पेजेस से इसको लिंक किया गया है। ठीक है, अब अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? सोर्स कोड का मतलब क्या कि इंटरनली किस तरीके से बनाया गया है, क्या वो हम देख सकते हैं? सभी लोग बताएं। यस, क्या इसका सोर्स कोड हम देख सकते हैं क्या? सोर्स कोड देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? चलिए, मिक्स आंसर आ रहा है। देखिए, अगर कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इसका देखें कि बैकएंड में किस तरीके से कोडिंग किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या कैसे करेंगे? देखिए, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिएगा और यू, एक साथ कंट्रोल प्लस यू, आप जैसे आप यहाँ पे प्रेस अगर आप करते हैं तो आपको क्या करेगा कि यहाँ से आप एक इसका जो बैकएंड का जो कोड है उसको भी आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक आप करते हुए यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे हैं क्या? व्यू पेज सोर्स, सभी लोग देख पा रहे हैं? व्यू पेज सोर्स, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये आप देख पाएंगे, इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं क्या? सभी लोग देख पा रहे हैं क्या? तो ये देखिए आप, तो ये जो आप जो आउटपुट देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पूरा डिजाइन, इसका बैकएंड का जो सोर्स कोड है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। कैसे किया मैंने? जस्ट कंट्रोल प्लस यू आप कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करते हुए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू पेज सोर्स, और जस्ट आपको यहाँ पे ये आपको जो देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखें क्या कि आप सबसे फर्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा डॉक टाइप HTML, आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड लाइन में आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। फर्स्ट लाइन में आपको क्या मिलेगा? डॉक टाइप HTML। देखिए, डॉक टाइप HTML क्या करता है कि ये ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पे जो कुछ भी चीजें बनाया गया है वो HTML में बनाया गया है। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML लिखने का मतलब क्या कि ये इंडिकेट करता है कि वी आर वर्किंग विथ HTML5, मीन्स इसका वर्जन बताता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ नहीं है, बट जस्ट डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इट मीन्स यू आर वर्किंग विथ HTML वर्जन 5। बस ये फर्स्ट लाइन का ये मतलब होता है कि जस्ट ये वर्जन आपको बताता है। सेकेंड अगर लाइन की बात करें कि HTML लैंग्वेज LANG लिखा हुआ है, इक्वल्स टू EN लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को डिफाइन करता है। ये सेकंड पार्ट हो गया। ये लिंकिंग करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट लिंकिंग पार्ट है, किसी और पेज से लिंक किया गया है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ मेटा के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा हेड टैग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हेड टैग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट का, जो कि हम आगे हम डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावा स्क्रिप्ट में भी मतलब चीजों को बनाया गया है यहाँ पे। तो जावा स्क्रिप्ट वाला पेज से इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्टिंग का यूज किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेटा के अंदर में लिखा है HTTP इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कंटेंट टाइप, और कंटेंट में लिखा है टेक्स्ट अब्लिक HTML और कैर सेट UTF-8। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखा गया है, जिसके बारे में काफी डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइटल में यहाँ पे लिखा है विप्रो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से साइन दिया देते हुए एम्बिशियस यहाँ पे रियलाइज्ड आपको दिखा रहा है। तो टाइटल के बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टाइटल के अंदर में आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं वो कहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर देखो, वेबसाइट अब मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये जो आप देख पा रहे हो विप्रो और स्लैश यहाँ पे देते हुए एम्बिशियस रियलाइज्ड, ये पूरा जो है ये टाइटल के अंदर में आप जो कुछ भी लिखते हैं वही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे मेटा टैग है। मेटा टैग के अंदर में व्यू पोर्ट है, फिर यहाँ पे कीवर्ड्स है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि इस फॉर्म प्रेजेंट, और कंटेंट में लिखा हुआ है ट्रू। अब ये हमारा मेन पार्ट है और इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, मेटा नेम में क्या लिखा हुआ है? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट्स का मतलब होता है कि ये दिखेगा कैसे जब आप इस वेबसाइट को लाइव किया गया है, तो उसको देखेंगे कैसे आप,
राइट। तो देखने के लिए क्या होता है कि किसी का डिवाइस बड़ा सा डिवाइस है, यानी कोई बड़ा सा लैपटॉप में देख रहा है, कोई डेस्कटॉप में देख रहा है, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई टैबलेट पे देख रहा है, राइट। अगर मोबाइल पे भी देख रहा है तो सभी का स्क्रीन का जो विड्थ एंड हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या? सभी लोग बताएंगे। तो जितने भी चीजें मैंने भी आपको बताया, जितने भी डिवाइस के बारे में आपको बताया कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, और उसमें मोबाइल में भी अलग अलग सभी का विथ स्क्रीन का जो विथ और हाइट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एम आई राइट? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? तो वेबसाइट जब रेडी होगा, जब इसको बनाया गया, उसके बाद इसको अगर आप किसी भी डिवाइस पे देखेंगे तो प्रॉपर दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है, ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे व्यू पोर्ट कंटेंट, ये सारा चीज जो लिखा गया है इसी मकसद से लिखा गया है कि आपका जो वेबसाइट हो रिस्पॉन्सिव दिखे। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या? कि जैसा डिवाइस हो उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट उसी में सिमट के आना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा स्क्रीन है तो प्रॉपर दिख रहा है, छोटा अगर स्क्रीन हो गया तो वो कंटेंट कटने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मूवी देखते हैं, राइट। आप मूवी जब देखते हैं तो अभी आप मोबाइल में भी देख सकते हैं मूवी को, बड़े स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बड़े से टीवी में भी देख सकते हैं, थिएटर में भी जाके देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो कुछ पार्ट कटता तो नहीं है, नहीं कटता है ना। जितना चीजें आप बड़े से स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस वही चीजें सिमट के एडजस्ट होके छोटे वाले स्क्रीन पे दिखता है या नहीं दिखता है? राइट। तो डेफिनेटली आंसर होगा दिखता है। तो दिखता है तो उसी को क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिव। कि जो कुछ भी कंटेंट आप वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो वो कंटेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होके दिखाना चाहिए, उसी को हम कहते हैं व्यू पोर्ट वाला जो ये पार्ट है, ये पूरा जो है उसी का काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए हमें। राइट। यहां तक क्लियर है कि व्यू पोर्ट का क्या काम है। सेकंड पार्ट आते हैं, यहां पे हमारे पास एक और आ जाता है क्या? मेटा नेम कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है इसको समझिए। कीवर्ड्स क्या होता है? जैसे आप गूगल पे किसी भी चीज को सर्च करते हो तो एक वो कीवर्ड से सर्च करते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक मोबाइल परचेज करना होगा, ठीक है, और आप एज्यूम कीजिए कि आप अमेजन को नहीं जानते हैं, फ्लिपकार्ट को नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट मैं एजम्पशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अमेजन के बारे में आप नाम नहीं सुने हो आप, या फ्लिपकार्ट के बारे में आप नाम नहीं सुने हैं, और आपने जस्ट क्या किया, आपने जस्ट आपको सर्च करना है, आपको ये परचेज करना है कि मोबाइल आपको खरीदना है, ठीक है। आप जस्ट गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपने क्या वहां पे टाइप करेंगे? मोबाइल। जो कुछ भी, जो मान लो कि आपने वीवो का लिया या जो भी कंपनी का आपने मोबाइल आपको लेना है, वो जस्ट आप लिखोगे मोबाइल परचेज ऑनलाइन या मोबाइल ऑनलाइन, जस्ट इतना आप सर्च करो तो नीचे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट का लिंक आता है या नहीं आता है? वहां पे आपको अमेजन का आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का आ जाएगा, और भी बहुत सारे वेबसाइट का लिंक आ जाएगा जो ऑनलाइन मोबाइल को बेचता है, राइट। आपने स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि मुझे अमेजन को ही खोल के दो या फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट को आप खोल के ओपन करके दो, नहीं। आपने जस्ट आपने ये लिखा कि मुझे मोबाइल परचेज करना है ऑनलाइन, जस्ट इतना लिखा। लेकिन गूगल ने आपको सभी के बारे में आपको बताया कि आप ऐसे भी इस वेबसाइट से पे भी जा सकते हो, इस वेबसाइट से भी शॉपिंग कर सकते हो। तो पूरा उसने लिस्ट आपके सामने में रख दिया। तो हमने जो लिखा गूगल पे, क्या सर्च किया हमने? मोबाइल परचेस या मोबाइल बाइंग, मोबाइल ऑनलाइन, कुछ इस तरीके से मैंने टर्म जो लिखा उसी को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स हम कहते हैं। और इसका काम हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्पज से हम करते हैं, ठीक है। तो और ये पार्ट होता है, कीवर्ड्स का काम होता है कि वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, आप अब गूगल पे जाते हो, देखो यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखा हुआ है? इट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। अगर आप ये पार्ट जस्ट आप इंटरनेट पे लिखोगे ना तो विप्रो का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर सर्विस आईटी सॉल्यूशन, आईटी सर्विसेज, ये विप्रो क्या करती है? आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टीसीएस क्या करती है? आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जितने भी सर्विसेज आईटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सभी कंपनी का लिस्टिंग करके आपको दिखा देता है। यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग लिंक है। बिजनेस सॉल्यूशन, अब बिजनेस सॉल्यूशन जैसे आप कीवर्ड आप लिखोगे ना गूगल पे, तो जस्ट विप्रो का ही नहीं आएगा, जो भी कंपनी, आईटी कंपनी ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है वो सभी का लिस्ट आपके सामने करके दे देता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो पर्पस क्या होता है? कि उस वेबसाइट से कुछ बिजनेस हो, कुछ पैसे आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आप मान लो कि आप एक शूज का आपका शॉप है, जो कि ऑफलाइन एक आपने शॉप लिया हुआ है और आप शूज बेच रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि लिमिटेशंस हो जाएंगे ना, कि जो उस एरिया में लोग हैं बस वही आएंगे आपके शॉप पे और शॉपिंग करेंगे।
लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ग्लोबली कोई भी लोग आए और हमारे वेबसाइट्स के थ्रू कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत है, लेकिन वेबसाइट की जरूरत होगा, लेकिन उसके लिए उससे हमें मार्केटिंग भी करना होगा ना। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा कैसे? तो मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, और वहां पे कीवर्ड से हमें सर्च करना होता है। और उसके लिए हम ये सब चीजों का इस तरीके से वेबसाइट में आप लिखेंगे तो आपका वेबसाइट जो है गूगल पे प्रॉपर तरीके से रेंडर होगा, सर्च में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया क्या? प्लीज मुझे कंफर्म करें ये दो पार्ट। मेटा नेम व्यू पोर्ट का क्या रोल है, मेटा नेम कीवर्ड्स का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर में यहाँ पे लिखा है विप्रोज टेक्नोलॉजी एंड आईटी सॉल्यूशन, यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज, यहाँ पे बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कंटेंट में क्या लिखा है। विप्रो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होते हुए ये जो टर्म जा रहा है, मैं एंड तक जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, फोकस होकर समझिएगा, कॉम्प्लेक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स, राइट, यहां तक। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या विप्रो की वेबसाइट पे ये चीज देखने को मिलेगा? सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुझे कि ये जो पार्ट अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कौन सा वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया कि मेटा नेम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है विप्रो टेक्नोलॉजी, ये विप्रो की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलते हैं हम आके हम देखते हैं यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंसर आपको यस नहीं देना है, नो देना है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च कर लो, आप जो टर्म था हमारे पास में यहाँ पे विप्रोज टेक्नोलॉजी एंड आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, ये जो बड़ा जो पार्ट है यहाँ पे आप ढूंढ के दिखाओ, आप कहाँ पे, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप आते जाओ, मैं एक एक पार्ट को दिखा रहा हूँ आपको, देखो अभी आप यहाँ पे एक एक पार्ट जब आप देखेंगे कहीं पे भी वो जो लाइन लिखा हुआ था वो यहाँ पे आपको देखने को हरगिज नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे, ठीक है, ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? नहीं मिला तो उसका काम क्या है, क्यों यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्रिप्शन? बाकी के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया था इसके बारे में यहाँ पे तो है ही नहीं इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखा जाता है ना, ये तब दिखेगा जब आप इसको किसी सर्च इंजन पे सर्च करोगे। सर्च इंजन का क्या होता है? गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। मैं गूगल पे आ चुका हूँ और गूगल पे आके मैं विप्रो को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी आप गूगल पे आके मैंने क्या किया, विप्रो को सर्च किया मैंने, ठीक है, और एंटर में कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करते हुए मैंने जब एंटर किया है, तो अब आपको वो टर्म देखने को मिलेगा क्या? देखो आप यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो क्या, विप्रोज टेक्नोलॉजी एंड आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज इनेबल्ड, और लास्ट में यहाँ पे था वो पार्ट लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स, वही पार्ट था। मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट वाला पार्ट आप देखोगे, ये देखो भी आप, ये है मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स, और यहाँ पे आप देखो वही है मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स। तो ये विप्रो की वेबसाइट पे नहीं था, राइट। तो ये कब दिखेगा? जब आप किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करोगे तो वो चीजें दिखेगा। तो मेटा के अंदर में मेटा टैग जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो एक्चुअल में वेबसाइट पे नहीं दिखता है। वो कहाँ दिखेगा? सर्च इंजन के लिए वो बनाया गया है ताकि डिजिटल मार्केटिंग में वो हेल्प करे, और कोई भी सर्च आके करे कि गूगल पे या याहू सर्च इंजन है, बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन है, तो वहां पे वो चीजें हमें दिखना चाहिए। इसके लिए मेटा टैग यूज किया जाता है। समझ में आया? प्लीज कंफर्मेशन दें। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये चीज आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है। आपको बताएगा क्या कि व्यू में यहाँ पे लेके आया आपको और बोला कि अच्छा ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वहाँ पे वेबसाइट पे लिखा होगा क्या? आपको जैसे जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे थे, आप बताओगे नहीं ये सब चीजें तो मतलब डेफिनेटली होगा, लेकिन वहां पे नहीं है। इसका यूज क्या होता है? ये एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्च इंजन जो है वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ना कि आपको वेबसाइट पे, एक्चुअली वो विप्रो की वेबसाइट पे वो नहीं देखने को मिलेगा, राइट। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये एक पार्ट हो गया मेटा के बारे में, आपको ये सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। लास्ट में एक चीज और आप यहाँ पे देखेंगे, मेटा प्रॉपर्टी दिया हुआ है इज फॉर्म प्रेजेंट, नाम से आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है कि इज फॉर्म प्रेजेंट। फॉर्म क्या होता है? जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मान लो कि सबके पास, मैं उम्मीद करूंगा कि इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, फेसबुक का अकाउंट होगा, तो फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो कैसे डायरेक्ट लॉगिन तो नहीं करते हैं ना, पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पूरा डिटेल आपसे मांगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है।
तो यहाँ पे बताया गया कि इज फॉर्म प्रेजेंट, कि इस पर्टिकुलर पेज पे क्या फॉर्म है अवेलेबल या नहीं है। तो देखो कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रू, इसका मतलब हाँ इस पर्टिकुलर पेज पे फॉर्म प्रेजेंट है। और वो फॉर्म कहाँ पे है, जैसे विप्रो के वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, मैंने भी फॉर्म भी दिखाया था सबसे। देखो अभी आप यहाँ पे ये फॉर्म देखने को आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम ज्यादा कर दिया था, अभी आप यहाँ पे देख पाओगे। नीचे आप आएंगे तो ये फॉर्म देखने को मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वर्क ईमेल। तो ये सब क्या है, ये हमारा फॉर्म है। तो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे मेटा के बारे में कुछ इस तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो ये चीज क्लियर है, मेटा टैग का क्या काम हुआ। तो मेटा टैग के अंदर में सिंपल समझो कि जितना भी चीजें लिखा हुआ है वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, इसका काम डायरेक्टली सर्च इंजन से है और वेब पेज से है। ठीक है, तो सर्च जब करेंगे तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। और ऊपर डॉक टाइप का मतलब क्या है, कि ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, कि ये ब्राउजर को बताता है कि यस वी आर वर्किंग विद HTML5 वर्जन। यहाँ पे बाकी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करें। और ये मेन पार्ट होता है, मैक्सिमम आप कहीं पे भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट जो है कोडिंग करना स्टार्ट हो गया कि हाँ ये HTML है, ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, बस चीजें स्टार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल जो मेन पार्ट है, ये इसलिए मेन पार्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, एक शॉप स्टार्ट आप खोलो, आपने शॉप खोल दिया, लेकिन अगर कोई कस्टमर नहीं आएगा तो क्या वो शॉप आपको कितने दिन आप चला पाओगे, बंद ही करना पड़ेगा। एम आई राइट। तो किसी भी बिजनेस को करने का मतलब क्या होता है, कि आपका फायदा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, राइट। तो आपको वेबसाइट बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट आपने एक वेबसाइट बना दिया, उस वेबसाइट पे लोग आना चाहिए, और उस वेबसाइट का क्या पर्पस है, उससे पैसे भी कमाना आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने वेबसाइट बना दिया, ये कहने के लिए हो गया कि हमने वेबसाइट बना तो दिया है लेकिन कोई लोग आता ही नहीं है। नहीं आने का रीजन है कि आपको मेटा के बारे में कोई डिटेल आइडिया नहीं होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने आपको हर एक डिटेल आपको बताया। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो मेटा पे जरूर आपको काम करवाएगा, और इसके बारे में इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इंटरव्यू में कोई कैसा भी क्वेश्चन आएगा मेटा से रिलेटेड, हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से आंसर आप कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। और अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया है उस पर हम लोग डिस्कस हम करेंगे। देखिए अभी आप ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में, बस उसी स्ट्रक्चर के बारे में अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, बस उसी को मैंने थोड़ा सा एक फॉर्मेट करके दे दिया है। यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML का काम क्या, मैंने बताया कि इट स्पेसिफाइज दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट ऑफ वर्जन 5। ठीक है, फिर उसमें लिखा था HTML। HTML क्या है, HTML जो टैग लिखा हुआ था उसको हम क्या कहेंगे, कि ये रूट एलिमेंट है, यानी रूट ऑफ एन HTML पेज। ठीक है, ये रूट है, बेस यही है। उसके बाद हेड टैग था। हेड टैग के अंदर में क्या सब चीजें था, हेड टैग के अंदर में 3 अलग अलग पार्ट वहां पे देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले पार्ट था मेटा डेटा। मेटा डेटा था सब कुछ, ये पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ था, मेटा वाला जितना भी पार्ट था, मेटा डिस्क्रिप्शन या जो भी कीवर्ड वगैरह जितना भी चीजें था लिखा हुआ, वो सब कहाँ पे मेंशन किया हुआ था, हेड टैग के अंदर में मेंशन किया हुआ था। तो हेड टैग में क्या क्या होता है, हमने देखा कि मेटा डेटा होता है, यानी मेटा टैग बोल सकते हो आप। टाइटल उसी के अंदर में होता है, और एक पार्ट था कैट सेट UTF-8 भी था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हेड टैग के अंदर में ये 3 पार्ट होता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा क्या है मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको लाइव किसी वेबसाइट का एग्जांपल लेके आपको समझाया। टाइटल इसके अंदर में होता है, प्लस UTF-8 क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये स्क्रीन पे समझ में आया कि डॉक टाइप HTML बताता है कि वी आर वर्किंग विद HTML5 वर्जन। HTML क्या है, HTML जो टैग लिखे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, HTML टैग लिखने का तरीका क्या होता है, आप पहले लेस देन साइन लिखो, फिर ग्रेटर देन साइन लिखो, और उसके अंदर में HTML लिखो। और मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो HTML क्या है, ये जो HTML टैग तो लिखा है बट इसका काम क्या है, ये जस्ट एक रूट है, किसका, एक HTML पेज का ये रूट होता है। और जो कुछ भी हमें लिखना होगा इसी के अंदर में लिखेंगे, जो कि भी मैं आपको एक करके आपको दिखाऊंगा। फिर हेड टैग के बारे में, हेड टैग आया सबसे पहले। हेड टैग में क्या क्या पार्ट हुआ, तो टोटल 3 मैंने अलग अलग पार्ट आपको बताया, कि मेटा डेटा होगा, टाइटल होगा, और तीसरा होगा UTF-8। अब UTF-8 के बारे में क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए HTML मेटा टैग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बस वही सब चीजें मैंने यहाँ पे सारा चीज लिख दिया है मेटा डेटा के बारे में, कि मेटा डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय मेटा टैग।
मेटा टैग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है कि उसमें आपने कीवर्ड सेट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देता है। कंटेंट ऑफ द मेटा टैग्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द वेब पेज। मैंने आपको बताया कि वहां पे मेटा के अंदर में जो कुछ भी चीजें आप वहां पे कंटेंट लिखते हो, वो कंटेंट उस वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा? सर्च इंजन पे दिखेगा। नीचे वाला पॉइंट पे देखिएगा, मेटा डेटा इज यूज्ड बाय ब्राउजर एंड सर्च इंजन ही उसको देख सकता है, डायरेक्टली वेबसाइट पे वो विजिबल नहीं होता है। इस चीज को समझना है। विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग, ब्राउजर एंड सर्च इंजन फेच ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेब पेज। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक कीवर्ड आपने लिखा, उस कीवर्ड के हेल्प से, उस मेटा के अंदर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने लिखा हुआ था, उसके हेल्प से सर्च इंजन जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा डिटेल फेच करके फाइनल यूजर के सामने में परोस देता है कि देखो ये आपने सर्च किया और ये सब चीजें मैं आपको दे रहा हूं, यहां से आप किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो ये मेटा के बारे में उधर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर लिख के आपको दे दिया ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा मैंने समझ में आया 100%? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए अगर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो। यस, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आप मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि HTML के अलग अलग वर्जन है, बट हम लोग सीख रहे हैं HTML5। बट HTML4 में क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए HTML4 में क्या था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा कैर सेट UTF-8 लिखा हुआ था, एम आई राइट? UTF-8 लिखा हुआ था, लेकिन जब HTML4 जब वर्जन था, इससे पहले वाले वर्जन पे, वहां पे ऐसा लिखा हुआ था, मेटा तो लिखा था, कैर सेट भी लिखा था, बट यहाँ पे UTF-8 नहीं लिखा हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था ISO-8859-1। ये कब की बात मैं कर रहा हूं, कौन से वर्जन की बात कर रहा हूं? HTML 4.0 की बात कर रहा हूं। अब उस वक्त क्या होता था कि HTML4 के हेल्प से अगर आप वेबसाइट अगर बनाते, तो उसमें सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही वेबसाइट को आप बना सकते थे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आप वेबसाइट देखते हैं तो क्या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है क्या? आप जैसा जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं इवन आपको आगे सेशन, आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा भी कि आप जिस लैंग्वेज में आप चाहोगे, आप चाहते हो हिंदी में बनाना, मराठी में, बंगाली में, उर्दू में, जापानीज में, चाइनीज में, यानी वर्ल्ड वाइडली जितने भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेज में आप वेबसाइट को बना सकते हैं। कब? जब आप HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन HTML4 में ये जो पार्ट था, ये इंडिकेट करता है कि यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। उसके लिए क्या था कि देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया। यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा है ASCII, इसको कहते हैं क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, ठीक है। इसमें जस्ट बताया गया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बना सकते हैं। एक चीज और समझिए कि आप कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ए टाइप करते हैं तो इंटरनली ए का मतलब कंप्यूटर 65 समझता है, उसको आस्की वैल्यू भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपको देखने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए आपने टाइप किया, लेकिन इंटरनली जो है उसका आस्की कोड कितना जनरेट होगा इंटरनली? वो 65 होगा, जो कि फिक्स होता है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपने कैपिटल ए लिखा तो 65, कैपिटल बी होगा तो 66, कैपिटल सी होगा तो 67, और इस तरीके से वो 90 तक जाता है। मैंने वही पार्ट यहाँ पे लिखा है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। ए 65, उस तरीके से बी 66, उस तरीके से जेड 90 तक जाएगा, ठीक है। तो आप तो लिखते हो ए, बट इंटरनली होता है 65। सेम उसी तरीके से स्मॉल की बात करें, स्मॉल अल्फाबेट की बात करें तो 97 से ये स्टार्ट होकर 122 तक जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप 0 to 9 हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। ये सब कुछ जो है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे? आस्की वैल्यू। और आस्की वैल्यू में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट किया गया, जिसमें HTML4 अगर आप यूज करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप बना सकते थे। तो वहां पे आपको ये चीजें आपको देखने को मिलता। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या था कि आप दूसरे लैंग्वेज में नहीं बना सकते थे। उसके पास टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स था 256 ही था। टोटल अगर आप काउंट करते हो ना, तो ये 256 तक ही था। लेकिन मुझे क्या करना है कि किसी भी लैंग्वेज में अगर चीजों को बनाना होगा तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि HTML5 की बात करें, जहां पे अभी हमारे पास में क्या लिखा हुआ था? मेटा कैर सेट UTF-8, ठीक है। तो यहाँ पे
उसके लिए क्या सब यूज हम करेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूं कि जो यूटीएफ जो लिखा हुआ है ना, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिकोड होता है। यू फॉर यूनिकोड, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और एफ फॉर फॉर्मेट होता है। यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट -8, ये जो यूनिकोड का जो पार्ट है, ये इसके अंदर में वर्ल्ड वाइडली जितने भी लैंग्वेजेस हैं उस सभी लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। राइट, आप में से कोई पूछ रहे हैं HTML बता रहे हैं या HTML5 बता रहे हैं? HTML और HTML5, हम HTML5 ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे HTML वाला पार्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे UTF-8 का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि यूनिफॉर्म, यस, यूनिकोड, यू फॉर यूनिकोड, ट्रांसफॉर्मेशन और एफ फॉर फॉर्मेट। तो इसके अंदर में सिर्फ कितना था, इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था आस्की में, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में कितना हमारे पास में आ रहा था, हमारे पास में जस्ट आ रहा था कितना, इससे पहले वाले में मैंने कितना बताया था, 256 बताया था, लेकिन इस वाले में 65,000 प्लस कैरेक्टर्स हैं। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप हिंदी आप जानते हैं समझते हैं, तो हिंदी में आप कैसे चीजों को आप करेंगे, एक वर्ड बनाना होगा तो आपको पहले, और आज जो है हिंदी का जो वर्णमाला होता है, समझते हैं, सब वर्णमाला समझते हैं, उसी तरीके से मराठी का भी वर्णमाला होता है, उसी तरीके से बंगाली का भी वर्णमाला होता है, राइट, जिस तरीके से आपका अल्फाबेट होता है इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, सेम उसी तरीके से अ आ इ ई होता है। तो यूनिकोड के अंदर में सभी वर्ल्ड वाइडली जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी को इंक्लूड कर लिया गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट को बना सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे हम आपको बना के भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके पास लिमिटेशन हमारे पास में सिर्फ कितना था, 256 तक नहीं है, 65,000 प्लस कैरेक्टर्स में चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे काम किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा, क्लियर है यहां तक, प्लीज मुझे कंफर्म करें, ठीक है। तो ये UTF-8 क्या है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8 लिखने का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे भी वो चीज लिख दिया कि HTML टैग है दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द वेब पेजेस कैरेक्टर इनकोडिंग, और जिसके अंदर में वर्ल्ड वाइडली, यानी जितने भी सिंबल्स हैं, आप इमोजी सिंबल्स देखते हो, जितने भी सिंबल्स आप देखते हो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लैंग्वेज में हैं, सभी लैंग्वेज में वेबसाइट को आप बना सकते हो, और इसलिए हम यहाँ पे UTF-8 हम यूज हम करते हैं। क्लियर है, प्लीज कंफर्मेशन दें। तो ये UTF-8 की कहानी, यानी जितना भी चीजें मैंने वहां पे बताया था उसके बारे में आपको हर एक चीज जो हेड टैग के अंदर में था उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, राइट। अब देखिए HTML के अंदर में एक पार्ट होता है टैग, आप टैग कैसे लिखते हैं आप, ठीक है। तो टैग की अगर हम बात करें तो टैग कैसे लिखते हैं आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चीजों को बताऊं कि HTML टैग, आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड HTML एलिमेंट, तो हम वहां पे किस तरीके से लिख सकते हैं उसको आप समझिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि HTML टैग और HTML एलिमेंट क्या होता है, देखिए HTML टैग का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने एक टैग लिखा है बॉडी, सबसे पहले टैग आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लेस देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन, उसके अंदर में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो पार्ट हुआ इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक टैग है। यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, तो सिर्फ S2 नहीं लिखा हुआ है, S2 से पहले एक लेस देन साइन भी है और ग्रेटर देन साइन भी है, उसको हम क्या कहेंगे, ये एक H2 टैग है। यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ये लेस देन साइन और ग्रेटर साइन के बीच के अंदर में लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ये टैग है, राइट। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि ठीक है ये तो टैग हो गया, आप HTML लिखते हो टैग के अंदर में तो वो टैग है, बट HTML एलिमेंट क्या होता है, तो उसको आप यहाँ पे समझिए कि HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी टैग लिखते हो तो वहां पे दो पार्ट होता है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ऐसा होता है क्या, इतना चीजें समझते हैं आप लोग कि आप HTML में जो कुछ भी लिखते हैं उसमें टैग होता है, पहले आपको उसको ओपन करना होता है फिर उसको क्लोज करना होता है, ऐसा होता है क्या, अब कभी यूज किए हो क्या, अगर नहीं यूज किए हो तो अब यहाँ पे समझिए आप। देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने H2 टैग, और मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, H2 टैग। ये दोनों ही H2 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स के थ्रू कंफर्मेशन दें। यस, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो H2 आप देख रहे हैं और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CNC वेब वर्ड, उसके बाद फिर से H2 टैग लिखा हुआ है, इस दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या,
डिफरेंस है क्या कि ये यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, बैक स्लैश लगा हुआ है, राइट, इस तरीके से। तो स्लैश अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्लोजिंग टैग है, और अगर स्लैश नहीं लिखा हुआ है तो ये ओपनिंग टैग है। ये जस्ट समझने की पॉइंट व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया, और बीच में जो कुछ भी हमने कंटेंट लिखा है वो क्या है, कंटेंट है। तो जब आप ओपन करते हो टैग को, क्लोज करते हो टैग को, और फिर उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हो, ये सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक HTML एलिमेंट, इसको हम कहेंगे। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML टैग एंड HTML एलिमेंट, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि HTML टैग का मतलब जस्ट ओपन टैग है। यहाँ पे जैसे बॉडी लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, यस ये एक HTML टैग है। लेकिन HTML एलिमेंट क्या होगा, उसमें ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा, और कंटेंट भी लिखा होगा। ये कंप्लीट जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक HTML एलिमेंट है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको चीजों को बताया, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें मुझे यहाँ पे, HTML टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ये पूरा पार्ट हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा कोडिंग वाले पार्ट पे आए और कुछ हम कोड करके चीज़ों को और हम समझने की कोशिश हम करें। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे, राइट ना? ठीक है, तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी VS कोड के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करते हुए जस्ट एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ पहले, और मैंने लिखा क्या कि HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, और इस फोल्डर के अंदर में आ चुका हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यस क्या करना है, लास्ट क्लास में काफी डिटेल में बताया था। राइट क्लिक करते हुए क्या लिखेंगे, ओपन विथ कोड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे VS कोड हमारा ओपन होगा, और जैसे हमारा VS कोड ओपन होता है यहाँ पे हमें कोडिंग करना है, ठीक है। और ये जो कुछ भी वेलकम वाला पार्ट आता है उसको मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, और इसमें लाइव सर्वर वगैरह कैसे क्या करना है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल कैसे बनाऊंगा, ये 3 डॉट सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या? यहाँ पे 3 डॉट देख पा रहे हैं, इस पे क्लिक करना है, न्यू फाइल, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, index.html, और एंटर करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, index.html बन चुका है। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट कीज बताया था कि जस्ट एक्सक्लामेशन साइन आपको टाइप करना है और एंटर करना है, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जितने भी चीजें लिखा हुआ है ये सभी कुछ आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या? इवन इससे ज्यादा ही मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, जो ऑलरेडी विप्रो की वेबसाइट पे था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारा चीज अभी मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है डॉक टाइप का, क्या यूज है, लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पे कैरसेट UTF क्या है, व्यू पोर्ट का क्या यूज है। टाइटल के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, तो टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML लर्निंग करके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे HTML लर्निंग यहाँ पे कर दिया है। अब इसको मैं अगर हम रन करके देखें, फिलहाल ये वाला पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ ऐसे इस तरीके से रखता हूँ, फुल स्क्रीन पे रखता हूँ, आपको अच्छे से विजिबिलिटी होगा। अब आप इसको रन करना चाहेंगे, तो रन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट गो लाइव पे क्लिक कर दें, या आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो एक डायरेक्टली ब्राउजर से कनेक्ट करेगा, और आपका जो आउटपुट होगा वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देखने को मिल रहा है HTML लर्निंग करके, सभी लोग देख पा रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो टाइटल में जो कुछ भी लिखा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे गूगल का वेबसाइट भी मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल है, इसके जस्ट पहले आपको जी देखने को मिल रहा है क्या? इसको हम क्या कहते हैं, विप्रो में आपको इससे पहले उसका विप्रो का सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन आपने HTML जो अभी हमने जो क्रिएट किया हुआ है उसके पहले जस्ट एक ग्लोब जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ आइकन्स को ऐड करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको कहते क्या है? इसको हम कहते हैं फैब आइकॉन कहते हैं, FAV आइकॉन कहते हैं इसको। तो ये कैसे आप बनाएंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस हम करेंगे। एक यहाँ पे आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना है .ico फाइल। क्या लिखना है? .ico। मैंने क्या लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं है, ओपन तो हो चुका है, ठीक है। और अगर आपके पास नोटबुक हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आप क्या सर्च करेंगे गूगल पे। मैंने क्या सर्च किया है, .ico फाइल। जो फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे कि जैसा आपको आइकन्स चाहिए आप उस वहाँ पे यूज करने के लिए आप कर सकते हो आप, ठीक है। आप नीचे आप आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे फेमस वेबसाइट का जो है आइकन्स दिया हुआ है, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। जस्ट मैं सिखाने के पर्पज से मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए कि मैं ये इंस्टाग्राम वाला मैं यूज करना चाहता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं मेरे कर्सर पे फोकस कर रहे हैं, जस्ट मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब मैं इस पे क्लिक मैं करता हूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आईसीओ, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, पीएनजी में चाहिए या एसवीजी में चाहिए या आईसीओ में चाहिए या आईसीएनएस में चाहिए। तो आईसीओ आप यूज कीजिएगा। आईसीओ छोटा आइकन्स होता है, प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। तो आईसीओ को यहाँ पे सेलेक्ट आप कर दीजिए और यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब आप डाउनलोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका और ये कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये आ चुका है, इसको जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। और कॉपी करके जो अभी मैंने एक फोल्डर बनाया था उस फोल्डर पे मैं आ चुका हूँ और वहीं पे पेस्ट भी कर दिया है। कहाँ पे पेस्ट किया? जहां पे मेरा प्रोजेक्ट था, एचटीएमएल प्रोजेक्ट अभी जो बनाया था, एक फाइल हमारे पास इंडेक्स का बनाया मैंने, और एक जो इमेजेस हमने उधर से लिया था इंस्टाग्राम का आइकॉन्स, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है डाउनलोड करके, और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। सिंपल से इतना मैंने किया है। अब वापस से देखो, अभी आप इस फोल्डर पे अगर मैंने इस लोकेशन पे अगर रख दिया है तो यहाँ पे आप वो भी उसको भी देख पाओगे। आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आइकन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फाइल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देख पा रहे हैं सभी लोग? प्लीज कंफर्म करें मुझे, देख पा रहे हैं क्या अच्छी तरीके से? ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो HTML वाला जो हमारा टाइटल लिखा हुआ था उसके पहले वो आइकन आना चाहिए। किसका? इंस्टाग्राम का। मैं फिलहाल इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूं, आप कोई भी आप आइकन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जस्ट एक टैग लिखना होगा, लिंक REL मतलब रिलेशन इक्वल्स टू, कैसा रिलेशन है वो आइकन है, इसका टाइप क्या है, तो आपको बताना है कि वो इमेज का टाइप है बट थोड़ा सा छोटा सा एक आइकन है। इसके बाद लिखते हैं HREF इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर में आपको बताना है, HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। आप कौन सा वो जो इमेज है उसका नाम क्या है वो आपको बताना होगा। इमेज का नाम देखेंगे तो बहुत लंबा नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का नाम बहुत लंबा है, तो आप यहाँ पे इतना टाइप मत कीजिए। जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस। जैसे कंट्रोल स्पेस करेंगे ना तो हमें बता रहा है कि index.html चाहिए क्या, नहीं मैं मुझे ये चाहिए, इंस्टाग्राम वाला चाहिए ना। तो जस्ट आप इसको क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। और जस्ट इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव अगर आप करते हैं और फिर अगर आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं तो ये हमारा पार्ट था। देख पा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो अभी आप पहले किस तरीके से आ रहा था और अभी आपका यहाँ पे वो आ रहा है क्या, सिंबल देखने को मिल रहा है? प्लीज कंफर्म करें मुझे। ये फेव आइकन किस तरीके से बना, हमारा पेज जो था किस तरीके से बना, प्लीज कंफर्म करें कि इसको फेव आइकन हम किस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था मैंने, इसलिए टाइटल निकल गया था वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे देखिए आप, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है क्या? तो ये फैब आइकन किस तरीके से बनाना है समझ में आया? जिस तरीके से विप्रो से पहले आप देखेंगे आइकन है, या ये जो वेबसाइट अभी जो मैंने बताया वहां से भी आप देख सकते हैं, गूगल का भी था, जी लिखा हुआ था। तो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे कोड देखो, कोड बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि HTML बहुत ही ईजी है सीखना। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल नाम है। देखो, मुझे लिंक करना है रिलेशन किसके साथ, आइकन के साथ। आइकन का टाइप क्या है? वो इमेज टाइप है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो उसको HREF के अंदर में उसका पूरा नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर यहाँ पे क्लोज कीजिए। अब ये आइकन जो है आपको वहां पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन दें, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे समझने के लिए? ठीक है। तो ये हेड पार्ट के अंदर में ये सारी चीजें हो जाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक जस्ट एक डमी रखता हूँ कि एक पैराग्राफ ले लिया, पी से पैराग्राफ होता है, ओपन एंड क्लोज दोनों साथ आ चुका है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे कुछ मुझे डमी कंटेंट लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? एक लिखोगे टर्म LOREM, कितने वर्ड के चाहिए? मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए 500 वर्ड का चाहिए, ठीक है। आप एंटर कर दो, ये बन चुका है। आप इतना आपको सोचना पड़ता है क्या लिखें, कंटेंट क्या लिखे। यहाँ पे आपको VS कोड ने आपको बहुत ही आराम से ये सब चीजें करके दिया है। मैंने क्या लिखा? आप में से कोई पूछ रहे हैं कि क्या सब लिखें, देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने क्या लिखा? पी को क्लोज किया। मैंने क्या लिखा? LOREM, कितने वर्ड का चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जस्ट मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 100 का चाहिए। एंटर करो, 100 वर्ड का यहाँ पे क्रिएट करके आपको दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब इसको आप सेव कीजिए, आउटपुट यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं, कुछ डमी कंटेंट यहाँ पे आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन बॉडी टैग के अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं बॉडी टैग के अंदर अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसे समझाने के लिए मुझे काफी डिटेल टाइम लगेगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको हेड टैग के अंदर की पूरा कहानी आपको बताया कि हेड टैग के अंदर में क्या सब चीजें होता है, और फेव आइकॉन हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ पाए आप लोग? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज पे आप फोकस कीजिए कि अगर आपने कोई भी कंटेंट अगर आप लिखते हैं ना, तो किसी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं ना, तो आपको वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे ये बताया जाता है कि ये जो कोड है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो कोई भी यहाँ से इसको कॉपी कर सकता है क्या? कर सकता है या नहीं कर सकता है? जस्ट आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मुझे मुझे क्या करना है कि इस वेबसाइट से इसको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते कि देखो कॉपी का ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? और इसको कॉपी करके आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तो आपका कंटेंट कोई भी वहां से चोरी कर सकता है। तो आप क्या कर चाहते हो कि नहीं, मुझे राइट क्लिक को डिसेबल्ड कर दो यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इक्वल्स टू रिटर्न रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और सेमीकोलन। जस्ट इतना आपको लिखना है। क्या लिखा मैंने? ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इक्वल्स टू रिटर्न फॉल्स। इसको सेव कीजिए, आउटपुट पे आइए। इसको हमने यहाँ पे ऐसे किया। अब राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ कि माउस कैसे दिखाऊं, समझ सकते हो आप। ठीक है, अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये राइट क्लिक यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एडवांटेज कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में जो कुछ भी अपने कंटेंट बनाए हो आप, कोई वहां से कॉपी नहीं कर सके। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मैंने क्या लिखा, मैंने बॉडी टैग के अंदर में ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपको लिखना है रिटर्न फॉल्स। ये जैसे आप लिखते हो, राइट क्लिक जो है वो आपके वेबसाइट से डिसेबल्ड हो जाएगा, और कोई भी फाइनल यूजर आपके कंटेंट को अगर यहाँ से चोरी करने की कोशिश करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा, तो पहले तो सेलेक्ट करेगा, वो सेलेक्ट तो किया लेकिन राइट क्लिक जैसे किया यहाँ पे वो डिसेबल हो चुका है, वो कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये होता है ये वाला पार्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक पार्ट को मैंने समझाने की कोशिश किया है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा।